नया चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। एक्चुअली जो हमने उसमें पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, कैसा जो तकनीकी का विकास हुआ जिसके कारण से उद्योगों का विकास हुआ, उसी तकनीकी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और संचार माध्यम कैसे कैसे जो है वो अर्थव्यवस्था को चलाने में कारगर होते हैं। चैप्टर में से केवल एक ऑब्जेक्टिव आना है, तो केवल ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे होंगे, अपन सारी चीजें याद नहीं कर रहे होंगे। जय गुरुदेव खुशी। देखते हैं चैप्टर के बारे में क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। मैं 2 मिनट एक पेंसिल रख लूँ साथ में ताकि मेरे को बाद में ऑब्जेक्टिव लिख पाने में सरलता हो जाए। लास्ट चैप्टर है तक, और नई बुक और इसमें शायद अंतर भी होगा कुछ कुछ, तो वो भी पता चल जाएगा मुझे। पेंसिल चाहिए होगी। म्यूट कर दो पहले। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हमारे जीवन, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, व्यापारी की डेफिनेशन, अजीब बात है यार, इन्होंने व्यापारी की डेफिनेशन लिखी हुई है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन तथा द्वारा उपभोक्ताओं तक जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापार की परिभाषा बता दी, बताओ। कितने बड़े वाले लोग हैं। एक देश से विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन, मोमेंटम, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पर भी डिपेंड करती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं का ले जाना आना कहाँ से होता है? स्थल, जल और वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यही है। इसमें लिखा हुआ रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि सभी सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है, स्थानीय से। खैर, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है। नीचे लिखा हुआ परिवहन के साधन, स्थल, जल और वायु में। स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन वस्तु का इधर से उधर लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से समझते हो गए आप। ऑयल जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है। आजकल गैस की पाइपलाइन भी डर रही है, तो गैस भी जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा रही है। और पानी तो फिर है ना। उसके बाद अगर हम जल के रूप में, जल का इस्तेमाल कर रहे होंगे परिवहन के रूप में, तो आंतरिक जल परिवहन, जिसमें नदियों में जो स्टीमर होते हैं या फिर छोटी नौकाएं होती हैं उसके द्वारा परिवहन किया जाता है। और समुद्री परिवहन, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, कंटेनर्स ले जा रहे होते हैं जो, वो भी परिवहन का काम करते हैं। उद्योगों में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे होते हैं। वायु में घरेलू विमान सेवा अलग होगी और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा अलग होगी। घरेलू मतलब एक ही देश में चलने वाली विमान सेवा, उसमें भी सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विधान से विमान सेवा, ये दोनों ही चीजें हैं। गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं जो प्रोवाइड करती हैं, जैसे अभी इंडिया की एयर इंडिया, वो गवर्नमेंट कंपनी है अब, लेकिन थी, अब बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत की अभी जो है गवर्नमेंट एयरलाइन एयरलाइन कोई सी भी नहीं बची हुई है। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। एक्चुअली पहले वो टाटा की ही थी, भारत सरकार ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, खरीद लिया था टाटा से। और फिर से टाटा के पास चली गई है। सरकार ने सत्यानाश कर दिया उस एयरलाइन का। निजी विमान सेवा कोई भी कंपनी की हो सकती है, जैसे अभी टाटा की, उसके अलावा जो है जो अभी एयर इंडिया खरीदी, उसके अलावा जो हमारी, जय गुरुदेव जी, उसके अलावा टाटा की ऑलरेडी एक वो चल रही थी, उसको बोला जाता था टाटा की विमान सेवा का नाम क्या था, भूल गया मैं। विस्तारा। विस्तारा करके एक नाम थी टाटा कंपनी की एयरलाइन का। उसके अलावा और भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे आपने शायद उसका नाम जेट एयरवेज का नाम सुना होगा। वो भी अभी धीरे धीरे भारत में उसका ऑपरेशन बंद हो गया, लेकिन कंपनी अभी भी है। वो दिवालिया हो गई कंपनी, सत्यानाश होगा उस कंपनी का। तो ये सब प्राइवेट शेयर की कंपनियां हैं बहुत समय तक व्यापार सुविधा के बाद। चलो ठीक है, सड़क पर स्थल परिवहन पे आते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है, भारत का सड़क जाल जो है वो 56 लाख किलोमीटर का है। सड़क जाल
56 लाख किलोमीटर का है। और भारत में जो है वो सड़क परिवहन, रेल परिवहन पहले प्रारंभ हुआ था। सड़क क्यों अच्छी है उसके बारे में तारीफ करी हुई है, सड़क परिवहन क्यों अच्छा है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क बिछाने में ज्यादा निर्माण लागत कम लगती है। उबड़ खाबड़ इलाकों में भी बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्ति और कम दूरी, कम वस्तु के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब कम खर्च लगता है, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगता है। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। रेलगाड़ी या एयरपोर्ट, फिर कल भी बात करी थी, घर तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद लिखा हुआ है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग के लिए कड़ी के रूप में काम करता है। आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो सड़क से ही जाना होगा, रेलवे स्टेशन जाना है तो सड़क के रूप में जाना पड़ेगा। तो सड़क परिवहन की तारीफ करी हुई है। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 भागों में। पहला, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसको बोलते हैं? भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाला, जो 4 महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। अभी इसमें कुछ प्रस्तावित भी हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा प्रस्तावित है, जो कि काय को जोड़ेगा? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। और द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा, जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। तो सिलचर कल अपन बात कर रहे थे ना, सिलचर कहाँ पर है? असम में है। तो असम को पोरबंदर, तो वो ऐसा स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत ही ऐसा बनाया जा रहा है। अभी मैप पे भी देखेंगे, इसको अपन देख ही लेते हैं। ये मैप पे जो है वो गलियारा है हमारा। ये गलियारा कहाँ? ये वाला जो अभी जो बन चुका है स्वर्णिम चतुर्भुज, येलो कलर से दिख रहा है स्वर्ण चतुर्भुज। कोलकाता को यहाँ से ये दिल्ली से जोड़ता है, दिल्ली को अहमदाबाद से होते हुए मुंबई से जोड़ता है, और मुंबई को जो है वो चेन्नई से जोड़ता है, और चेन्नई को जो है फिर से कोलकाता से जोड़ता है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा है। और जो दो प्रस्तावित है उत्तर दक्षिण गलियारा, वो ये वाला है, ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर श्रीनगर से शुरू हो रहा है और नीचे देखो बीच में से बिल्कुल डार्क दिख रहा है, वो कन्याकुमारी तक जा रहा है। मध्य प्रदेश के झांसी से होकर निकल रहा है, झांसी और बैतूल वगैरह से होकर जा रहा होगा। तो इसको हाईवे, स्टेट हाईवे 7 नाम दिया हुआ है, नेशनल हाईवे, सॉरी। अब वो बहुत सारे हाईवे से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर अलग होगा उसका नाम, इधर अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, यहाँ पर नागपुर में 7 दिखा रहा है। तो अलग अलग नाम होंगे, क्योंकि अलग अलग नेशनल हाईवे से जुड़ता हुआ चला जाएगा वो। और ये वाला गलियारा यहाँ सिलचर से शुरू हो रहा है, असम से, और ये जा रहा है कहाँ तक? गुजरात के पोरबंदर तक। बिल्कुल चारों तरफ से एक बिल्कुल प्लस साइन जैसा बना रहा है, देखो ऊपर से ये साइन बन रहा है, दाएं से ये वाला साइन बन रहा है, और चतुर्भुज तो ऐसा था ही। रियलिटी में कितना गंदा दिख रहा है, कोई शेप नहीं बन रहा, पतंग जैसा शेप दिख रहा है। खैर ठीक है, जो भी है। तो ये 4 प्रमुख जो है हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज के, कुछ 2 बन चुके हैं और 2 बन रहे हैं, तो बहुत बड़े। अच्छा, ये कौन बनाता है? ये बनाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है एनएचएआई, आपसे पूछा जा सकता है कि एनएचएआई का फुल फॉर्म क्या है, या फिर जो स्वर्णिम गलियारा है उसका निर्माण कौन करता है? एनएचएआई करता है। फुल फॉर्म है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड टाइप का रोड होते हैं, वो कैसे होते हैं? कौन निर्माण करता है? पहली बात तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये इसका अधिकार है बनाने के लिए। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे 1 का नाम लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवे कौन सा है वो एक, उसका नाम क्या है? शूरशाह। कहाँ है? इसमें कहाँ है? अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ है, हटा दिया, नई बुक में हटा दिया गया है ये। चलो, नई बुक में नहीं दिखा हुआ है ये, बढ़िया है। उसके बाद जो है अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग लिखा हुआ है, फास्ट वे। द्रुत मार्ग मतलब फास्ट वे, अहमदाबाद बड़ोदरा, सही में क्वालिटी दिख रही है उसकी। उसके बाद आ जाता है राज्य राजमार्ग। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है राज्य को। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग की डेफिनेशन भी है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, बस यही डेफिनेशन है। राज्य के राजमार्ग किसको होते हैं? राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले। जिले, हर एक जिले होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं, शायद 53 हो जाएंगे अभी, या हो चुके हैं, कुछ है ऐसा गड़बड़, पहले 51 थे। तो 51 जिलों को जोड़ने वाली, भोपाल से जोड़ने वाली सारी सड़कें कैसी कहलाएंगी? राज्य राजमार्ग कहलाएंगी, स्टेट हाईवे कहलाएंगी। तो ये राज्य राजमार्ग की डेफिनेशन आ सकती है ना।
तो राज्य राजमार्ग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? राष्ट्र की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। कौन निर्माण करता है इसका? पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जो है इसका निर्माण कर रहा होता है। तो ये भी फिर से एक ऑप्शन आ सकता है। जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, जिले के अंदर ही बनी होती है, तो इसको जिला मार्ग बोलते हैं ना। डेफिनेशन खालिस्तान में आ सकती है। अन्य सड़कें क्या कहलाती हैं? अन्य सड़कें जो है वो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामों को जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो ये जो है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी के टाइम आई थी। अब ये मालूम नहीं कौन से कार्यकाल में आई थी, लेकिन अटल जी का कार्यकाल जो है वो 2002 से स्टार्ट हुआ था, जो मेन कार्यकाल है 2001 से स्टार्ट हुआ था, और ये चला 2001, 2, 3, 4 4 में जो है फिर से चुनाव हो गए थे। केवल 4 साल काम किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? 5 साल पूरा हुआ था कार्यकाल। एक बार कंफर्म करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? पीएम ग्राम सड़क योजना was introduced, अटल बिहारी वाजपेयी का काल था, ये तो सही था। 25 दिसंबर 2000 में, 25 दिसंबर अटल जी का बर्थडे था, और 2000 में ये योजना आई थी, तो 2000 में आई थी, ये याद रखिएगा ना। ग्राम सड़क योजना क्या उद्देश्य था? गाँव को शहरों से जोड़ना पक्की सड़कों की तरफ। बहुत सड़कें बनी, सच में बहुत सड़कें बनी। आप कभी गाँव जाओगे ना तो वहां पर देखना स्टार्टिंग में ऐसा बोर्ड बना रहेगा, ऐसा तिरछा बोर्ड बना रहेगा, और उस पर ऐसी सड़क बनी रहेगी ऐसी, और उस पर लिखा रहेगा ग्राम सड़क योजना के तहत इस गांव में इतनी सड़क का निर्माण हुआ। तो बहुत सारी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुआ था। सीमांत सड़कें, उपरोक्त सड़कों को अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों को, अच्छा हाँ, ये अलग प्रकार की सड़कें जो कि देश की जो ऐसी जगह होते हैं जहां पर देश की सीमा दूसरे देशों से जुड़ती है, वहां पर सड़क निर्माण का काम जो है करना होता है। तो वो सीमांत सड़कें होती हैं, उस टाइप की सड़कें जो बिल्कुल बाउंड्री पे बनी हुई है, क्योंकि वो परेशानी जाती है उसमें, जैसे चाइना के साथ बहुत ज्यादा विवाद है, तो उनका निर्माण और देखरेख करना ये संगठन कौन करता है? उपरोक्त सड़कों का निर्माण भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन करता है। जो हमारी बाउंड्री पे सड़कों का निर्माण करता है ना, वो सीमा सड़क संगठन करता है, जो सीमांत सड़कों का निर्माण करता है। और ये जो है ये संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी, 2 मिनट इसमें लगा लूँ मैं, 1960 में बनाया गया था सीमांत सड़क, क्योंकि कौन सी सड़क कौन बनाता है ये पता होना चाहिए हमको। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है। सामरिक महत्व मतलब कि जिसका दुनिया के लेवल थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है, जैसे हमारी जो नेशनल हाईवे 1 है ऊपर चलता है जो, अगर उस पर कब्जा नहीं होगा हमारा तो हमारे से सियाचिन जो है वो कट जाएगा, हमारा पाकिस्तान में चला जाएगा वो हिस्सा, अगर वो जो उसका सामरिक महत्व है, उसका महत्व ज्यादा है दुनिया की नजर से, है ना। तो वो इसलिए इस सड़कों के विकास में दुर्गम क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ी, इस ये विकास हुए जिसके कारण से सियाचिन वगैरह जाना पॉसिबल हो पा रहा है ना। बाउंड्री उसी की बोल रहा हूँ मेनली, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है इसमें। ठीक, इसके बाद जो है वो लिखा हुआ है सड़क निर्माण के प्रयोग पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची एवं पक्की सड़कों में बांटा जा सकता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, ये 12मासी सड़कें हैं। तो सड़कें भी 2 प्रकार की हो सकती है, सही है। अपनी जो नई बुक है उसमें एक अटल टनल के बारे में लिखा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है, और कहाँ बनी हुई है? लाहौल स्पीति घाटी, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती हैं, है ना। इसके कारण से क्या हो जाता था, जब बर्फबारी होती थी ना, तो हमसे जो लाहौल स्पीति होती थी वो कट जाता था, वो हिस्सा जो है वो उधर जा नहीं पाती थी, सेना भी नहीं जा पाती थी, लोग भी नहीं जा पाते, जिसके कारण से 6 महीने वहां जो लोग रुके हुए हैं वहीं रह जाते थे, बहुत दिक्कत जाती थी। जब अटल टनल बन गई है तो वहां जाना पॉसिबल हो पाया है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में बनी है, तो ये अभी नया नया जुड़ा हुआ है चैप्टर में, इसलिए जरूरी भी है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शुरू होता है रेल परिवहन। तो भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी है, तो सिंपल सी बात है ही। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, ये चीज जरूर है।
सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, जो मतलब एक तरह से सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है देश का? रेलवे। बहुत बड़ा संगठन है, जो सरकारी कंपनी एक तरह से। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पहली रेल कब चली भारत में? 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली गई थी। भारतीय रेल को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, मतलब ताकि कार्य जो है वो आसान हो सके, इसके कारण से इन्होंने 16 प्रखंडों में, बोर्ड में बांट दिया, 16 बोर्डों में अलग अलग बांट दिया है, रेलवे को जोन में बांट दिया एक तरह से बोला जाए तो। भारतीय रेलवे 68,442 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक अनेक गेज पर तय करती है। कोलकाता मेट्रो शामिल नहीं है, मेट्रो शामिल नहीं है उसमें कोलकाता की, बाकी रेलवे लाइंस हैं। और ये अनेक गेज क्यों लिखा हुआ है? गेज क्या होता है? तो ये तो एक तो पहली बात तो भारतीय रेलवे की लंबाई आपको याद रखना चाहिए कि जो रेल मार्ग है वो कितना है? 68,442 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसमें अनेक गेज, अभी अनेक गेज क्या होता है? मुख्यतः दो तरह के गेज यूज होते हैं। गेज क्या होते हैं? पटरियों के बीच की दूरी, पटरियों के बीच की दूरी को हम गेज बोलते हैं। गेज एक्चुअली दूरी नापने का पैमाना है, गैस से दूरी नाप सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो दो तरह की लाइनें ज्यादातर यूज की जाती हैं, ब्रॉड गेज और शॉर्ट गेज, है ना। तो बड़ी लाइन में जो गेज में मीटर में जो दूरी होती है वो 1.6 होती है। अच्छा, इसमें 3 प्रकार की लाइन लिखी हुई है, भारत में 3 तरह की लाइन है, और उसका मार्ग भी लिखा हुआ है कि भारत में कितनी से ज्यादा कौन सी है। तो बड़ी लाइन जो है वो 1.6 मीटर की होती है, मीटर लाइन 1 मीटर की होती है, और छोटी लाइन 1 मीटर से भी कम की होती है। तो छोटी लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे आपने शायद टॉय ट्रेन देखी होगी शिमला की, अगर नहीं देखी तो देखो, ये देखो, क्योंकि जरूरी है। ग्वालियर में भी चलती है, अगर आप ग्वालियर गए होगे तो ग्वालियर में भी यहाँ पर एक छोटी स्मॉल गेज की लाइन चलती है। अभी इंदौर में डॉक्टर अंबेडकर नगर जो है वहां पर भी स्मॉल गेज चल रही है, वो भी देख सकते हो, है ना। ग्वालियर की देखते हैं, ग्वालियर स्मॉल ट्रेन, स्मॉल गेज बोलते हैं उसको बेसिकली, नैरो गेज, हाँ नैरो गेज। तो देखो ये ट्रेन पर इस तरह से छोटी पटरी होती है, नॉर्मल पटरी नहीं होती है। तो ये ग्वालियर की ट्रेन है, सड़क पर चल रही है। साउंड दे देता हूँ मैं, और इनको कई बार थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। ये तो बहुत बेकार दिख रही क्वालिटी, देखो कितनी छोटी सी पटरी रहती है। तो इसको नैरो गेज बोलते हैं, नैरो गेज लाइन बोलते हैं। अच्छा, अभी इंदौर में जो अभी डॉक्टर अंबेडकर नगर में चल रही है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर ट्रेन, तो ये देखोगे आप, तो ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की दिखेगी आपको। मऊ से चलती है डॉक्टर अंबेडकर नगर, ये पाताल पानी की ट्रेन चलती है, स्पेशली उनके लिए रखी हुई है इन्होंने, किसके लिए? पर्यटन के लिए। तो ये भी स्मॉल गेज है, छोटा सा इसमें वो होता है, इसमें ये बंदा बैठेगा, अभी देखना। बहुत फेमस यूट्यूबर है, भारत भोपाल भारत की बोल सकते हैं, जो रेलवे पे, ये देखो, ये यहाँ पर ब्रॉड गेज और नैरो गेज यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ब्रॉड गेज और नैरो गेज की क्रॉसिंग है यहाँ पर। तो आप देखोगे यदि, तो ये वाला देखो, इसमें जो पटरी ये वाली गई है, ये वाली पटरी में स्पेस ज्यादा है, ये वाली पटरी में स्पेस ज्यादा है, इसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, बड़ी ट्रेन इस पे चल रही होती है। और इसी के बीच में से ये नैरो गेज गई हुई है, तो नैरो गेज की लंबाई देखो, इतनी चौड़ाई, इसको नैरो गेज की ट्रेन बोलते हैं, यहाँ छोटी ट्रेन चल रही होती है। तो ये 2 प्रकार की ट्रैक जो है नॉर्मली दिखती हैं हमको अलग अलग ट्रेन पटरियों के मामले में। इसको बड़ी वाली को बोलते हैं ब्रॉड गेज, नॉर्मली इसी का यूज करते हैं हम, भोपाल से दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, तो इसी पे चल रही होती है हमारी ट्रेन। नैरो गेज जो है वो स्पेशल केस होती है, कहीं पर चला रहे होते हैं, जैसे इंदौर में चल रही है पाताल पानी के लिए, उसको नैरो गेज बोलते हैं। और हिमाचल में भी जो टॉय ट्रेन चलती है वो भी नैरो गेज है। वो भी बहुत खूबसूरत वादियों से निकलती है, एक दृश्य उसका भी देख लो। शिमला टॉय ट्रेन, और स्नो में तो बहुत ही अच्छी दिखती है। तो शिमला में भी चल रही होती है, अपनी बकेट लिस्ट में इसको जरूर रखिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। कालका शिमला टॉय ट्रेन, ये भी नैरो गेज पे चलती है, इसका भी जो पट्टी होती है वो छोटी होती है, और टॉय ट्रेन बोलते हैं इसको। तो ये देखो इस तरह से ये शिमला में चल रही है, तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया में है ही नहीं है, पूरी जबरदस्त सीन रहते हैं, है ना। तो ये टॉय ट्रेन की वीडियो है इस तरह से।
कालका टू शिमला बाय ट्रेन, इस तरह का नज़ारा रहता है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्योंकि हैवी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती यहाँ पर, इसके कारण से यहाँ पर नैरो गेज चलाई जाती हैं। तो ये एक जगह है जहाँ पर नैरो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है कि भारत में रूट कितना है, कुल मार्ग कितना है। रूट, वहन मार्ग और कुल मार्ग, इसमें फर्क क्या है? इसमें लिखा होगा, ये बात पढ़ते हैं। वहन मार्ग और कुल मार्ग 68, 79, 11। अच्छा, रूट मतलब जहाँ पर ट्रेन चलती है, वहन मार्ग मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है जहाँ पर माल ढुलाई की जा सकती हो, उन दोनों को मिला के कुल मार्ग कर दिया, शायद, शायद कंफर्म नहीं है। भूमि सागर इसमें पढ़ते हैं तो समझ में जाएगा। संपन्न कृषि, प्रचुर संसाधनों की रेल परिवहन विकास एवं वृद्धि में सहायक रहा है, यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोंकण रेलवे बहुत खूबसूरत है, बहुत सुना है इसके बारे में, जाना चाहिए। साउथ में जाते, महाराष्ट्र से होते हुए साउथ में जाते हैं तो कोंकण रेलवे का बहुत बारिश के समय में बहुत खूबसूरत नज़ारे रहते हैं। आज राष्ट्रीय यात्रा में परिवहन के मुफ्त में बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि, चोरी जैसी समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो रेलवे का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोला है, ये सारी परेशानियां हैं जिसके कारण से रेलवे में परेशानी, समस्याएं हैं। भूस्खलन, किसी किसी भाग में रेल ट्रैक का, लोग बाग जबरदस्ती चेन खींच देते हैं। उतरना इमरजेंसी में खींची जाती है चेन, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, किसी की जान पर बनाई हो, तब खींचना चाहिए चेन। जबरदस्ती खींच देते हैं, जिससे रेलवे को नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? एक ट्रेन लेट होगी तो उसके आने वाली पीछे सब ट्रेनें लेट होती जाएंगी, और आपको मालूम है एक ट्रेन लेट हुई उसके पीछे की और ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, वो लास्ट वाली ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, है ना। इसके कारण से रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसके कारण से। इसलिए जो है वो चेन फालतू में नहीं खींचना चाहिए, बहुत इमरजेंसी हो तभी खींचना चाहिए। उसके बाद पाइपलाइन के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में यार ज़्यादा जानकारी इन्होंने दी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। रूट किलोमीटर, वहन मार्ग और कुल मार्ग। कुल मार्ग तो ठीक है, टोटल मार्ग होगा। रूट और वहन मार्ग में क्या फर्क होगा? तो रूट और वहन, थोड़ा थोड़ा फर्क है, और बड़ी लाइन में ज़्यादा फर्क है। इंग्लिश में शायद पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। चलो खैर, आपने मेरे ख्याल से ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए था। चलो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है। वो उस पे लगे रहेगी निगाह मेरी। पाइपलाइन, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन जो है एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों, उद्योग, पानी केवल पहुंचाने के लिए होता था, लेकिन इसका उपयोग अब कच्चा तेल, पेट्रोल और तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्र उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर भागों में स्थित शोधनशाला जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइनों के बिछने के कारण प्रारंभिक लागत अधिक है, जिसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन के प्रमुख तीन जाल हैं, तो देख लेते हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी तथा इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद में मौर्य तक। ये कौन सी पाइपलाइन है? पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल, एक ये हो गया असम से उत्तर प्रदेश तक, गुजरात में सलाया से मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब व जालंधर तक। इसकी शाखा वडोदरा के निकट कोयली चक्ष व अन्य स्थानों को जोड़ती है। चलो ये भी ठीक है। ये क्या है? पाइप रेल मार्ग लिखा हुआ है। मेन दिल्ली है, फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, तो रेल मार्ग इतने याद तो किए नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी लगभग लगभग पूरे वो हैं। भोपाल से देखो नागपुर जा सकते हैं, इस साइड रतलाम भी जा सकते हैं, झांसी भी जा सकते हैं। सही है, इटारसी शायद ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इटारसी से कटनी के लिए ये रास्ता गया हुआ है, जलगांव के लिए भी रास्ता गया हुआ है। नागपुर वाला रोड तो है ही।
झांसी से भी दो रास्ते कट जाते हैं, एक रास्ता आगरा से होते हुए दिल्ली पहुंच जाता है, दूसरा कानपुर लखनऊ इलाहाबाद वाला रास्ता पकड़ा रहता है, और उसी से वाराणसी भी जाते हैं इलाहाबाद वाले रास्ते से। सही है, आप लोग अगर गए होगे तो आपको याद आ रहा होगा कहाँ से गए होगे, कैसे गए होगे। कोई गया है बाहर, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, झांसी, दिल्ली, नागपुर, साउथ में नहीं गए हो तो बहुत जल्दी जाना जब भी मौका मिले। एक और गैस पाइपलाइन उसके बारे में लिखा हुआ है, हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है विजय, अच्छा ये हजीरापुर पाइपलाइन है क्या? एच वी जे, हजीरापुर विजयपुर जगदीशपुर से, HVJ जो इसको दर्शाना है अपन को, वही है ये। जल परिवहन, भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्र यात्राएं करते रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, समुद्र यात्राएं उधर तो मना करते हैं कि भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्र यात्रा करते रहे हैं। भाई साहब मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ऐसा कि बुक में लिख दिया कि प्राचीन काल से ही समुद्र यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नहीं करते थे। भारत जो हिंदुइज्म था उसमें समुद्र यात्रा करने पर रोक थी। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ोगे ना तो उनको रोका गया था, कई लोगों ने बोला था कि समुद्र यात्रा करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, आप नहीं जाना है उससे रोकते थे वो। इन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल से समुद्र यात्रा करते रहे हैं। कुछ भी अगर करते रहते तो वहां बिजनेस नहीं फैलाते। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी तथा स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। बोल, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, बोलना था। यहाँ पर पुरानी बुक में ऐसा दिया हुआ है, नई बुक में भी ऐसा ही है। नीचे दिया हुआ है, रेलवे लाइन कश्मीर घाटी से बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है, इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। बारामूला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर आता है बारामूला, यहाँ पर बारामूला। थोड़ा सा नीचे, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। बढ़िया। हल्दिया इलाहाबाद के मध्य, ये कैसे, इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है यार। जलमार्ग संख्या 1, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा कौन सा है? 1620 यही है शायद पहला। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, 1620, 891, 204, 1078, 15, सबसे बड़ा वही है तो उसको याद कर लो, सबसे बड़ा जो है इसी यही आ सकता है, हल्दिया वाला, है ना। तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के बाद गंगा जलमार्ग सबसे बड़ा जलमार्ग है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, पहला नंबर। सदियाबाद धुबरी के बीच, भाई साहब कहाँ है ये पता नहीं। केरल में पश्चिम तट के नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल शंखाबाद नहर है, 205 किलोमीटर, ये तीसरा जलमार्ग संख्या है। तो दूसरा कनिकाल पुडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी में विशेष विस्तार राष्ट्रीय जलमार्ग 4, 4 हो गए। टोटल कितने हैं? 5 हैं। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी जिन पर परिवहन होता है, इसमें मांडवी, जुआरी और कंडल, इतने तो ना याद रहेंगे। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर पत्तनों द्वारा किया जाता है, पत्तनों द्वारा किया जाता है। हाँ तो वो जो दूसरा मैं बोल रहा था ना, शब्द याद नहीं आ रहा था, बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर है, बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर है वो बोल रहा था मैं। विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में, 48% समुद्रों द्वारा ही होता है। मतलब मेनली अपने यहाँ एयर से नहीं आ रही हैं चीजें, अभी 68% चीजें जो है समुद्रों के द्वारा आ रही हैं। प्रमुख समुद्री पत्तन, तो जो दो चीजें होती हैं, बंदरगाह और पत्तन, दोनों में फर्क होता है। भारत की 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम छोटे पत्तन हैं। तो ये चीजें आ सकती हैं। भारत की समुद्री सीमा कितनी? 5516 किलोमीटर लंबी, और इसमें 12 प्रमुख और 200 मध्यम छोटे पत्तन हैं। इनमें से 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो ये एक जरूरी चीज रहती है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको पत्तन और बंदरगाह में फर्क क्या है। पत्तन पे सबसे ज्यादा जो है व्यापार किया जाता है, पत्तन पे व्यापार के लिए संचालित होती हैं गतिविधियां, और बंदरगाह पे यात्री उतरते हैं। पत्तन व्यापार के लिए होते हैं, बंदरगाह यात्रियों के लिए होते हैं, यहाँ पर यात्रा कर रहे होते हैं यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दोनों में यही फर्क है मेनली। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन, ठीक है, ये ज्यादा एक जो है।
मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्राप्त कर सके। लौह अयस्क के निर्यात में मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। लौह अयस्क के निर्यात में ये इतना ज्यादा डीप में कैसे पूछ सकते हैं यार। लोहे का निर्माण जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है वो माघ मरगांव पतन से होता है। यहाँ से देश का कुल निर्यात का आधा 50% लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में से न्यू मंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले कुद्रेमुख खानों से निकले लोहा अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम कोच्चि पत्तन है, यह लेगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तुत्तुकोरन पत्तन है। भाई ये कैसे याद रहेगा तुत्तुकोरन मोरन। तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतुकोरिन पत्थर, ये प्राकृतिक पोताश्रय है, मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित है। इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव आदि भारतीय तटों के विभिन्न व्यापार संचालित करता है। चेन्नई हमारे प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई हमारे देश के प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। सबसे प्राचीन जो है चेन्नई भी आता है प्राचीन में से, लेकिन सबसे पहला मुंबई है क्योंकि मुंबई पे लेन देन सबसे ज्यादा होता है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा सुरक्षित पत्तन में प्रारंभ में पत्तन लोह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लोह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एकांत बहुत बहुत सारे पत्तन दिए हुए हैं यार, इतने कितने याद रहेंगे। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से इसको साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन में बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। इतने ज्यादा परिपत्तन कैसे याद रखेंगे कौन कौन से पत्तन कहाँ हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको इकट्ठे लिख सकूं, एक टेबल में लिख सकें, ताकि कौन सा पत्तन कहाँ का है वो अगर आए तो आप लिख सको। एक टेबल जैसे बनाएंगे, तमिलनाडु का ये विशाखापट्टनम का ये वाला पत्तन ये कहलाता है, वो एक टेबल जैसे बना दूंगा। ये अपन ऑब्जेक्टिव टाइप में लिख लेंगे उसको। आज वायु परिवहन, क्योंकि पूछ सकते हैं ना ये वाला पत्तन कहाँ है, ये वाला पत्तन कहाँ है ऑब्जेक्टिव में। आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन, अब वायु परिवहन कहाँ गए। तो वायु परिवहन क्यों जरूरी है देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत जरूरी, सही है, वहां पर ना पानी है ना सड़क से जा सकते हैं क्योंकि चिकन नेक के कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। तो वहां पर जो है वो वायु परिवहन बहुत ज्यादा जरूरी है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब बताओ, इसको भी जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका भी। और पवन हंस हेलीकॉप्टर, एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। भैया हाँ, भैया राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण कर देना मतलब कि, चलो अगले सेशन में बता रहा हूँ क्योंकि 3 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सा लिंक बनी रहेगी। बता रहा हूँ राष्ट्रीयकरण का क्या क्या होता है। राष्ट्रीयकरण एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट।